सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं कि रेडिएशन क्या है। आज 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र में हमने 2 मोड देख लिया है, जिसमें कि पहला था आपके पास क्या था, कंडक्शन के थ्रू, दूसरा कॉन्वेक्शन के थ्रू और तीसरा था रेडिएशन के थ्रू। तो ये रेडिएशन ही है, इसी को हम देखने वाला है, इस मोड के थ्रू कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है। और ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है, लेकिन कॉन्वेक्शन नहीं आता है तो उसको उतना ध्यान मत दीजिएगा। कंडक्शन और रेडिएशन आज मैं बताने वाला हूँ, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताते हैं यार, बताते हैं आपको क्या है बच्चों ये रेडिएशन मैंने थोड़ा सा जानकारी पहले भी दे दिया हूँ। देखिए, ये जो रेडिएशन है आपके पास, ये प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हीट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरव्यूइंग, क्या बोल रहा है, विदाउट हीटिंग द इंटरव्यूइंग मीडियम। देखिए, आपको पता है अभी तक हम कंडक्शन में क्या कर रहे थे, एक जगह लोहा गर्म कर रहे थे यहाँ पे, तो इसके कारण धीरे धीरे हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से होते होते हमारे हाथों तक पहुँच रहा था और हाथ भी गर्म हो जा रहा था। तो इस मीडियम की ज़रूरत पड़ी इसको। ठीक है, कॉन्वेक्शन में भी मीडियम की ही ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, हवा के भी मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे आ रहे थे, तो वहाँ पे भी वो मीडियम ही है, हवा और वाटर। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है ना, कि इसमें अगर मीडियम नहीं भी हो तो भी ये ट्रांसफ़र होगा। मतलब रेडिएशन के लिए मीडियम भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल अगर है तो ठीक है, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं। और अगर है, अगर मीडियम है, तो उस मीडियम के पार्टिकल्स को, उस मीडियम के बीच का पार्टिकल्स को ज़रा सा भी वो डिस्टर्ब नहीं करता है, हीट डायरेक्टली आ जाता है। अगर कहीं पे मैंने बताया था आपको, पीछे तो बताया ही था बच्चों, अगर आपको याद हो कि मान लेते हैं ना कि ये सब लकड़ी है ऐसे रखा हुआ, लकड़ी में हम क्या कर दिए, आग लगा दिए भाई, है ना, ये आग लगा दिया बच्चों, आग लगा दिया और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, ऐसे करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र जो हो रहा है ना, वो ऐसे 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 आपके पास हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन इस बीच में जो हवा होंगे, इसमें हीट का ट्रांसफ़र ज़रा सा भी नहीं होता है। वो उसके इंटरव्यूइंग मीडियम को ज़रा सा भी वो हीट नहीं करते, ज़रा सा भी उसको कुछ नहीं करता है। वो डायरेक्टली रेडिएशन के थ्रू वो हीट आपके पास पहुँचता है। अगर आप बगल में बैठे हो, क्योंकि बगल में बैठते हैं तो नहीं होता है कि दूर से भी आग ऐसे ताप लेते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो वहाँ से यहाँ तक आ रहा है आपके थ्रू, आपके पास रेडिएशन के थ्रू भाई, ये हीट एनर्जी आपके पास रेडिएशन के थ्रू ही आ रहा है। नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, आ गया होगा आई थिंक। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये सन है भाई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास अर्थ है। अर्थ, सन से अर्थ के पास यहाँ पे तो आता है लाइट, आता है एनर्जी, आता है एनर्जी, आता है। कौन सा एनर्जी आता है गुरुजी? भाई ये लाइट जो है, ये भी एनर्जी का ही फॉर्म है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? नहीं, नहीं पता है तो पता होना चाहिए बच्चों ना। ये लाइट जो आपके पास आ रही है, ये भी एक एनर्जी के फॉर्म में ही आ रहा है कि नहीं? उसी एनर्जी का यूज करके हम लोग, सोलर एनर्जी से हम लोग खाना भी कभी कभी बना लेते हैं, लाइट से ही तो हम बना रहे हैं। और आप चाहें तो उसके बल्ब भी लाते हैं, तो वो एनर्जी का ही तो एक्सचेंज कर रहे हैं आप बच्चों, है ना। तो लाइट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। जिस तरीक़ा से मैंने बताया था, जो रेडिएशन है ये भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, सॉरी, हीट एनर्जी का फॉर्म है। ये इसका एक ट्रांसफ़र करने का तरीका है, किस तरीक़ा से आता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ सन से यहाँ पे आपके पास जो लाइट आ रही है, मान लेते हैं लाइट तो आ ही रही है अर्थ पे, है कि नहीं, और यहाँ पे हीट भी आ रही है भाई, हीट भी साथ साथ आ जाती है। ऐसा नहीं कि लाइट आ गया और गर्म लग ही नहीं रहा है। अगर सूर्य योदय होता है, सूर्य चमक रहा होता है, तो गर्मी भी लगता है और लाइट भी आता है, दोनों साथ में। ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं लग रहा है और लाइट आ गया, है ना बच्चों। ठीक है यार, तो यहाँ से वैसे ही ये ट्रैवल करता है एनर्जी के फॉर्म में। बोला जाता है ये हीट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, लाइट एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है ना। एक बात और ध्यान देना है कि बीच में मीडियम है भी नहीं, कहीं कहीं पे तो मीडियम ही नहीं है भाई, कहीं कहीं पे तो नो एयर है, एयर कहीं कहीं पे है ही नहीं। अगर इन दोनों के बीच में देखें, अंतरिक्ष में हवा होता ही नहीं है, फिर भी वहाँ से ये लाइट आ जा रहा है। और आपको पता होगा कि कितना देर में आता है, टाइम लगता है आने में लाइट को, 7 मिनट 20 सेकंड लगता है ना बच्चों, मैंने याद किया था। और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होता है, डिस्टेंस तो लगभग होता है भाई 15 करोड़ किलोमीटर।
बहुत दूर होता है बच्चों, है ना। तो इस दोनों से आप चाहे तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाता है, वो आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा समझ सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। इतना चल जाता है 1 सेकंड में, इतना होता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इसको सी से भी डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है वही यहाँ पे स्पीड ऑफ हीट उतना ही, दोनों का लगभग सेम होता है। दोनों उतना ही देर में यहाँ पे आ जाते हैं अर्थ पे, इतना ही देर में 7 मिनट 20 सेकंड। तो देख रहे हैं ना, बिना मीडियम के भी ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? रेडिएशन के थ्रू। बोला जाता है ये रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और बोला जाता है ये भी बात कि हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रहा है बच्चों। ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है भाई? अब आपको सोचेंगे ये क्या है। ये बच्चों एक्चुअली में आपको पढ़ना है, आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है 12th क्लास में। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इसलिए ट्रैवल होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अगर कोई वेव ट्रैवल करता है, इसके परपेंडिकुलर मानते हैं, ऐसे रख दिए ऐसे रख दिए, है ना। ये देखिए किधर दिख रहा है कि नहीं आपको पेन, और ये सब अच्छे से मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ। ये 90 डिग्री है सबके बीच में, है ना, 3D में समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर अगर चल रहा है कोई वेव, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, है ना। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये लाइट भी उसी के फॉर्म में ट्रेवल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हीट भी वैसे ही ट्रेवल करता है ना। तभी हम इसको ऐसे ऐसे बनाए हैं, ऐसे ऐसे बनाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे बच्चों, इसमें दोनों इंक्लूड हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी कॉन्सेप्ट और मैग्नेटिक फील्ड का भी, है ना। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से देखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कौन सा वेव आ गया, ठीक है, ये आगे बताया जाएगा। बस समझिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल होते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही अलग है। ये बताने लगेंगे तो ये छूट जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। यहाँ पे हमें देखना है, देखिए आगे। तो थर्मल रेडिएशन जो, अच्छा अब बोलेंगे भाई रेडिएशन तो ठीक था, ये थर्मल कहाँ से आ गया? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थर्मल क्यों ला दिए भाई? ये थर्मल क्यों है? थर्मल इसलिए है बच्चों ना कि आप कर क्या रहे हैं, आप हीट का ही तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो हीट को ही हम लोग यूज कर देते हैं कभी कभी कहीं पे थर्मल। तो घबराना नहीं, उससे थर्मल बोल दिया जाए तो मतलब हीट का ही ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि ये हीट रेडिएशन ही है। थर्मल मतलब कि हीट रेडिएशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कुछ उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, चलिए भाई बता देता हूँ आपको। जैसे मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ दिस रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ टू अस वी कांट सी देम, बिल्कुल। देखिए एनर्जी का फॉर्म में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होते हैं उनको कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, है ना। लाइट को, एयर को आप नहीं देख पा रहे हैं, आप हीट को नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं भाई। अब कहेंगे कोई बच्चे हम देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं? अरे सर वो नींद में देख लेते हैं। ठीक है सर, इतना गंदा जोक क्यों मारते हैं, अच्छा नहीं लगता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एवरी बॉडी हुच टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब कि -273 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे ऊपर है, इतना से ऊपर ही होना चाहिए भाई, तब जाकर वो थर्मल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी बताऊंगा अच्छे से। और स्पीड इज इक्वल टू द लाइट स्पीड, बोला ना मैंने अभी, जो हीट का स्पीड होता है और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है भाई, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और भी कोई कोई चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में लिखा जाता है, जैसे कि कभी कभी बोल दिया जाता है कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। एक रेडिएशन प्रेशर भी टर्म होता है, ऐसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, ऐसे ही बता देता हूँ। रेडिएशन प्रेशर जब ये होता है जब रेडिएशन किसी सरफेस पे गिरती है, व्हेन रेडिएशन, ऐसे लिखता हूँ, हीट रेडिएशन, व्हेन हीट रेडिएशन फॉल्स ऑन अ surface then it produces some amount of pressure on it। तो वो उसी को बोल देते हैं हम लोग रेडिएशन प्रेशर। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि हीट रेडिएशन जो है ना किसी सरफेस पे अगर फॉल कर रहा है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ वहाँ पे प्रेशर भी लगाता है। प्रेशर लगा दिया तो रेडिएशन प्रेशर हो गया भाई।
बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। कहीं कहीं पे ये भी प्रॉपर्टी यूज होता है कि ये जो है ना थर्मल रेडिएशन जो है, थर्मल रेडिएशन जो है बच्चों, ये बिल्कुल सिमिलर होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का। मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन भी अगर कहीं कहीं पे बोल दिया जाए तो वो थर्मल रेडिएशन की ही बात कर रहा है, क्योंकि इनका रेंज लगभग बराबर होता है, क्योंकि लेमडा ऑफ थर्मल वो लगभग लेमडा ऑफ इंफ्रारेड के बराबर हो जाता है भाई। ये सब लेमडा क्या है? लेमडा वेव लेंथ है बच्चों, वेव लेंथ है ना, लेमडा वेव लेंथ है बच्चों। वेव लेंथ मतलब क्या होता है? वो वेवलेंथ बताता है ना, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप तो देख नहीं पा रहे होंगे, बिल्कुल हम भी नहीं देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ चीज़ आप देख पाते हैं उसमें, सारा नहीं देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम में हमने देखा है कि कॉस्मिक गामा एक्स यू वी इन माई रेंज जो होता है ना, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज भी होते हैं उसमें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारे वेव्स उसमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो विजिबल रीजन में लाई करता है ना, उनका वेवलेंथ लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो इसी कारण उसको हम देख पाते हैं। और लेकिन जो ये थर्मल रेडिएशन का वेवलेंथ देखा गया ना, जो भी आता है, मैं भूल रहा हूँ अभी, और वो इंफ्रारेड रेडिएशन के बराबर हो जाता है। इनका वेवलेंथ और इनका वेवलेंथ का रेंज लगभग बराबर होता है। तो इसी कारण इनका प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम हो जाता है बच्चों, है ना। वेवलेंथ उनको मेजर करता है यार, उसका कितना, एक ऐसे ऐसे चलता है ना वेव, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो एक यहाँ से यहाँ तक एक बार ऐसे करके ऊपर जाने में कितना वहाँ पे उसका लेंथ हुआ है, नापते हैं तो वो पता चलता है वेवलेंथ। क्लियर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये चीज़ हम आगे बताएंगे, बस ऐसे ही आपको देखने के लिए बता दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप समझें, क्योंकि यहाँ पे जो यूज होगा वो आगे हम और चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। ये बस बातें बताने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। चलिए आगे भी चलते हैं। ये दो ऐसे ही छोटे छोटे से चीज़ यूज हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कहीं कभी बोल दिया कि डायाथर्मनस मीडियम क्या होता है, तो आपको बोलना होगा कि वो मीडियम जो अलाउ करता है हीट रेडिएशन को पास कर देता है अपने थ्रू, लेकिन वो जरा सा भी हीट खुद में अब्जॉर्ब नहीं करता है। देखिए, विदाउट एब्जॉर्बिंग देम, आ रहे समझ में? जैसे एग्जाम्पल से समझिए ना, आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हॉट एयर हो गया भाई, मतलब गर्म हवा। सर्दी की हवा कभी गर्म कभी नरम, है ना उनसे। और कभी SO2 भी गैस ले लेते हैं, इसमें भी ऐसा ही प्रॉपर्टीज़ दिखता है। कभी कभी तो रॉक सॉल्ट में भी हो जाता है भाई, रॉक सॉल्ट में भी हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये ऐसे मीडियम है, ये ऐसे मीडियम है हीट ट्रांसफ़र के कि जो रेडिएशन को खुद ऑब्जर्व नहीं करते हैं भाई, बल्कि इसके थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, जब सन से लाइट आती है तो हमें गर्मी लगती है, तो हम सोचते हैं कि सनलाइट जो आ रही है वो ये सब सराउंडिंग में हवा जो है, हवा को गर्म कर रही है, तो गर्म हवा हो जा रहा है, हॉट एयर हो जा रहा है, तो उसके कारण हमें गर्मी लग रहा है। जनरली तो हम यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। जो ऊपर से आ रही है ना, जो हीट रेज आ रही है आपके पास, हॉट लाइट आपके पास आ रही है सन के वजह से, वो पृथ्वी को गर्म कर रहा है, अर्थ को गर्म कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? ये अर्थ को गर्म कर रहा है भाई। ये सारा इसके पास हीट रेडिएशन ऐसे ऐसे आ जाता है, तो इसके कारण ये गर्म करता है, हॉट हो जाता है अर्थ। तो अर्थ हॉट होने के कारण जो बगल में यहाँ पे एयर मौजूद है सारा, इसके है ना ऊपर सरफेस पे सारा एयर मौजूद है। जब ये मीडियम ही ठंडा हो गर्म हो गया, तो ये गर्म वाला मीडियम क्या करता है? ये हवाओं को भी गर्म करता है कॉन्वेक्शन के थ्रू, है ना। कॉन्वेक्शन के थ्रू इसको भी गर्म करता है ये हवाओं को। तो हमें लगता है कि हवा गर्म हो गया है, सनलाइट की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे ये गर्म हुआ है, अर्थ गर्म हुआ है, तो अर्थ की वजह से ये हवा गर्म हो रहा है कॉन्वेक्शन के थ्रू, है ना। ये कॉन्वेक्शन के थ्रू गर्म होता है हवा। हमें गलत लगता है, हमें लगता है कि उसी से आ रहा है, गर्म हो जा रहा है, क्योंकि भाई जो इसका प्रॉपर्टी है ना हॉट एयर का, ये डायाथर्मोनस है, ये खुद में हीट ऑब्जॉर्व करता ही नहीं है। जो ऊपर हवा है ये खुद में ऑब्जर्व भी नहीं करता है, तो ऑब्जर्व नहीं करता है तो कैसे वो गर्म होगा? गर्म हो रहा है यहाँ अर्थ की वजह से, अर्थ गर्म हो रहा है और फिर यहाँ से गर्म हवा ऊपर भेज रहा है कॉन्वेक्शन के थ्रू। आ रहा है समझ में कुछ? सर बहुत स्पीड में बता दिए, तो थोड़ा सा आप धीरे से देख लीजिएगा बच्चों, है ना। एक और एग्जाम्पल आपको मैं दे देता हूँ। जैसे ठंडा के दिनों में, गर्मी के दिन था, कोल्ड वेदर,
कोल्ड वेदर में आपने क्या देखा होगा, कोल्ड वेदर में क्या होता है कि कभी कभी हमें सनलाइट में जाना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं छत पे और सनलाइट डायरेक्टली मिलेगा, हमको अच्छा लगेगा क्योंकि ठंड लग रही थी, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है भाई। जब जो सूर्य की किरणें अपने शरीर पे पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा एकदम गर्मी महसूस होता है, वार्म महसूस होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि अगल बगल के एयर आप उस टाइम पे भी देखेंगे तो भाई वो ठंडा ही है। अगल बगल के एयर उस टाइम पे भी ठंडा ही होता है, लेकिन हम खुद जाते हैं क्या लाइट रेज में, सूर्य के लाइट रेज में, तो हमें गर्मी लगता है, लेकिन फिर भी अगल बगल का मॉलिक्यूल्स जो है एयर का वो ठंडे ही होते हैं। ऐसा क्यों यार होता है? ऐसा आप देखिएगा बच्चों, ठंड के दिनों में एयर सब ठंडा टाइप का रहता है, लेकिन आप खुद जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगा सनलाइट में। ऐसा इसलिए हो रहा है ना कि फिर से वो जो है ना वो डायरेक्टली आपके पास आ रही है। वो क्योंकि वो एयर जो होता है हॉट एयर या फिर थोड़ा सा भी मतलब कोल्ड एयर चल जाएगा, वो खुद में हीट ऑब्जर्व कर ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली आपके शरीर पे आ रहा है। तो ये ऑब्जर्व कर ही नहीं रहा है भाई, ये ऑब्जर्व कर ही नहीं रहा है, तो आपको ही तो लगेगा, आपके बॉडी को ही तो लगेगा, ह्यूमन बॉडी को ही तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली हीट मिल रहा है विदाउट सराउंडिंग में ऑब्जर्व किए, इसीलिए अच्छा लगता है हमें कोल्ड वेदर में। देखिए इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। अथर्मस मीडियम क्या होता है? वो मीडियम जो पार्शियली हीट को ऑब्जर्व करता है। मैंने बोला ना, इसका मतलब ये हीट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एग्जाम्पल में ह्यूमन बॉडी तो आ ही जाएगा, ह्यूमन बॉडी तो आ ही जाएगा ना भाई एग्जाम्पल में, क्योंकि ये तो ऑब्जर्व कर ही रहा है पार्शियली। ये आ जाएगा, ग्लास भी आ जाएगा भाई, है ना, ग्लास भी आ जाएगा, और भी चीज़ें बहुत सारी आती है, कुछ मेटल के भी आ जाते हैं सबस्टांस, है ना, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे ग्लास भी है। जैसे नर्सरी में आपने देखा है, सर नर्सरी में हमने पढ़े थे बचपन में, नर्सरी में ही पढ़ते थे हम लोग, पूरा एकदम ए ग्रेड आता था। वो नर्सरी की बात नहीं हो रही भाई ग्रीन हाउस जो बनाते हैं ना हम लोग, आपने नहीं देखा स्ट्रॉबेरी का खेती कैसे होता है? कहीं कहीं पे नहीं देखा नर्सरी में पौधे कैसे लगाए जाते हैं? वो बंद पैक रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शीशा से पैक रहते हैं, और लगभग ग्लासी होता है, उसमें पैक होते हैं। कहीं पे प्लास्टिक में पैक होते हैं पौधे। तो आप सोच रहे हैं कि भाई प्लास्टिक में पैक हो गए हैं, उसमें हवा भी नहीं जा रही है, भाई कैसे होगी, वो तो मर जाएगा पौधा, और लाइट भी नहीं मिलेगी अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बनाया इस तरीक़ा से जाता है बच्चों कि उसमें जो ग्लास यूज होता है वो कुछ हीट को खुद ऑब्जर्व करता है और कुछ ट्रांसफ़र कर देता है, कुछ ऑब्जर्व करता है, पार्शियली ऑब्जर्व करता है ना, तो जाके फिर मिल ही जाता है उसको, पौधे को मिल जाता है। तो नर्सरी में प्लांट्स में यूज किया जाता है, ग्लास आर यूज्ड नर्सरी। मेरा तो लगता है नर्सरी का स्पेलिंग गलत है, फॉर प्लांट्स, है ना, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। और उसमें हवा भी चला जाता है बच्चों, क्योंकि हवा तो जाना ज़रूरी होता है ये लाइट का ऐसे ये प्रोसेस है, हवा भी जाता है, ऐसा नहीं कि हवा नहीं जाता। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यार। छोटी छोटी चीज़ें बच्चों, इसको बस ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसा कुछ है नहीं है खास। पूरा थ्योरेटिकल अब आ गया है, क्योंकि इसमें रेडिएशन में ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल नहीं देखना है। देखिए एक प्राइवेट कुछ कोई आदमी का नाम है, उनका थ्योरी दिया गया था हीट एक्सचेंज के लिए। ये साइंटिस्ट थे हमारे पास, जो इन्होंने दिया थ्योरी हीट एक्सचेंज के लिए, काफ़ी सही दिया इन्होंने, और सही बातें भी बोली। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जितने भी बॉडी है ना वो हीट इमिट करते हैं, हीट रेडिएशन इमिट करते हैं। और सब लोग चौंक गए, भाई ऐसे कैसे यार, मेरा ये बॉडी है ना, मेरा ये हाथ पैर दिख रहा है, ये हीट इमिट कर रहा है भाई। उन्होंने ऐसा बोला, ये जो लिख रहा हूँ ना इस पेन से, ये भी हीट इमिट कर रहा है, मतलब हीट इससे भी निकल रहा है, हीट रेडिएशन बाल से, सर से, आप देख रहे हैं ना जो ये मोबाइल में, उस मोबाइल से भी निकल रहा है ऐसा बोला गया, एट फाइनाइट टेम्परेचर। लेकिन ये कब निकल रहा है? एक फाइनाइट टेम्परेचर पे निकल रहा है भाई, है ना, एक फाइनाइट टेम्परेचर पे, लेकिन 0 केल्विन से बड़ा ही होना चाहिए। और तो और ये जो पेन हीट तो रेडिएट कर ही रहा है, और तो और ये हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। बोलेंगे कैसा पागल आदमी था, बोल रहा है हीट भी ऑब्जर्व कर रहा है, हीट भी रेडिएट कर रहा है। सही बोल रहे हैं वो, आपको आगे समझ में आएगा। एब्जॉर्ब भी करता है रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग। क्या लगता है आपको, ये जो पेन हीट रेडिएट कर रहा है तो ये सराउंडिंग से हीट नहीं ले रहा होगा? ले रहा है भाई। चलिए मैं अच्छे से बताता हूँ। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द वेरियस बॉडीज टेक्स प्लेस इन वाया रेडिएशन। बिल्कुल रेडिएशन से ही पॉसिबल है यार। बहुत सारे एनर्जी जो होते हैं ना वो सराउंडिंग से लिए भी जाते हैं, मतलब कि इमिट भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं, रेडिएशन के थ्रू ही होते हैं।
उन्होंने ऐसा बोला, प्रोसेस ऑफ हीट एक्सचेंज अमॉन्ग द वेरियस बॉडीज इज कंटिन्यूस फिनोमिना। बिल्कुल ये होता रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। इंफ्रारेड रीजन में आता है ना इसका वेवलेंथ, इसीलिए नहीं दिख रहा है। होता है ना फिल्मों में कभी कभी दिखाता है, फिल्म आप देखे हो तो क्या होता है ना कि वो चश्मा लगाने पर दिखता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पर रेज जा रहे हैं, है ना, ऐसा दिखाया जाता है कि चश्मा लगाने से ही वो रेज देखेंगे। इसका मतलब जो नेकेड आई है, नेकेड आई से वो रेज दिखते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो विजिबल रीजन है वो है ही नहीं जो हमारे आँखों के लिए चाहिए। आँख बस लिमिटेड कलर्स को ही क्यों देख पाता है ना, सारे कलर्स को भी नहीं देख पाता है वो, क्योंकि उसी रीजन के लिए हमारे आँख बना है। ठीक है, कुछ चीज़ें चश्मा लगा के भी देख लेते हैं, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ बच्चों, इन्होंने जो बोला कि कैसे यार हीट इमिट, जो हीट रेडिएशन इमिट भी हो रहा है किसी बॉडी से और ऑब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो बात इन्होंने इस तरीके से बोला कि बिल्कुल सही भी बोला इन्होंने, ऐसा एक्चुअली में भी होता है बच्चों, ऐसे एक्चुअली में भी होता है। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई बॉडी से हीट इमिट हुआ, बॉडी इमिट हीट रेडिएशन, इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि बॉडी हीट इमिट किया है, मतलब कि बॉडी ने हीट दिया है, मतलब ऑब्जॉर्ब कम किया है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि बॉडी ने हीट इमिट किया है, मतलब कि एब्जॉर्ब कम किया है और इमिट ज़्यादा किया है, रेडिएट ज़्यादा किया है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर किसी ने हीट इमिट किया है ना, मतलब उसके अंदर से हीट चला गया है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर जो है डाउन हो जाएगा भाई, और वो कूल महसूस करेगा, ठंडा, कूलिंग हो जाएगा, वहाँ पे कूलिंग हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, कूलिंग हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम लोग बच्चों, इफ बॉडी एब्जॉर्ब हीट, अगर बॉडी ने हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि उसने खुद में एब्जॉर्ब ज़्यादा किया है रेडिएट करने से ज़्यादा। देखिए बच्चों, ये सब कंपेरेबल चीज़ें हैं। अगर बोला जाए कि हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब कि उसको इमिट कम हुआ है और एब्जॉर्ब ज़्यादा हुआ है, इसी कारण से तो बोल सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई ये कब एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि सराउंडिंग का हीट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए तो इसने एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए तो अपना टेम्परेचर भी ये बढ़ा लेगा, इससे मतलब कि हॉट हो जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जब बॉडी ने जितना हीट एब्जॉर्ब किया है उतना ही हीट रेडिएट कर दिया है। ये कैसे होता है, ये होता है बच्चों, इस केस में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर रेडिएशन दोनों बराबर हो जाता है ना। दोनों जब बराबर हो जाता है इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर राइज वगैरह नहीं होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है भाई, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से बोला जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ना बॉडी से हीट रिलीज होता है ना बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने ऐसा बताई हैं भाई, एक्चुअली में भी ऐसा होता है भाई, है ना बच्चों, ऐसे ही नहीं बता दिया उन्होंने, इस तरीके से होता है कि नहीं। टेम्परेचर किसी चीज़ का अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब वो हीट ज़्यादा रेडिएट कर दिया है, टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ रहा है इसका मतलब हीट उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है। ये चीज़ें समझिएगा, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा भाई ये सब। चलिए उतना अगर नहीं है तो देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। हीट एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, सर उतना समझ में नहीं आता ये सब हमको, कोई बात नहीं बच्चों, इधर आ जाएगा। मान लीजिए अगर कोई हीट है और इस स्लैब पे गिरा है, ये कोई स्लैब ले लिया है हमने, ये स्लैब का ऐसा नेचर है कि इसने कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अपने स्लैब के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ हीट को अपने से पास होने दिया, मतलब कि ट्रांसमिट हो गया, और कुछ हीट इसके रिफ्लेक्ट हो गया इस स्लैब के, है ना। ये ऐसा स्लैब बनाया गया है कि जो इधर से इसका हीट आया, कुछ हीट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ हीट इसका एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ हीट इसका ट्रांसमिट हो गया। भाई पीछे वाला बात छोड़ दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे सारा आ जाएगा, देखिए कैसे हो रहा है।
हीट एक्चुअली में तीन ही तरीक़ा से तो हो सकता है बच्चों, ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है सरफेस से, या फिर ये एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चल गया बच्चों। देखिए ये इंसिडेंट है, ये सब पता है सर, मत लिखो, लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड है, ये ट्रांसमिटेड है, ट्रांसमिटेड है, ये एब्जॉर्ब है, एब्जॉर्प्शन है। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हीट टोटल यहाँ पे आ रहा है वो या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अरे यार, या तो वो ट्रांसमिट हो रहा है भाई, तीन ही चीज़ हो रही है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कर देंगे इधर तो क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आसानी से आ गया। तो आगे इन्हीं चीज़ को मैं बताऊंगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो चीज़ें ऐसे ही होता है बच्चों, ये जो हीट आ रहा है ऊपर से तीन ही तरीक़ा से होता है। ये जो मैंने पीछे लिखा ना, उसमें एक को कभी कभी रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस बोल जाता था। रिफ्लेक्टेंस मतलब कि हो गया रिफ्लेक्टिंग पावर बोल सकते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग पावर भी बोला जाता है। और इसको कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, आर से। एब्जॉर्प्शन है तो एब्जॉर्बिंग पावर बोल सकते हैं, एब्जॉर्बिंग पावर हो जाता है। पावर ये होता है बच्चों, है ना, इसको ए से डिनोट कर देता है। इसको कभी कभी ट्रांसमिटिंग पावर भी बोल दिया जाता है भाई। इसको कभी कभी हम लोग डिनोट जो करते हैं वो टी से कर देते हैं, सिंपल। तो आपने जो पीछे देखा ना बच्चों, जो आ रहा था आपके पास, वही Q रिफ्लेक्ट डिवाइडेड बाय Q टोटल, यही तो R का वैल्यू है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा था ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये टर्म का नाम है ऐसे, इसका ऐसे नाम है, इसका ऐसे। अगर कहीं कहीं पे ऐसे लिख दिया जाए ना ए का वैल्यू, तो Q एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय टोटल हीट हो जाता है। यहाँ पे ट्रांसमिटेंस लिखा जाए ना, इसका मतलब होता है Q ट्रांसमिटेंस डिवाइडेड बाय Q टोटल। ठीक है, इस टाइप से यूज हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको यार। ये हो गया, ये हो गया, और आपके पास ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए जो पीछे से ही लाते हैं, तो आपने क्या देखा भाई कि क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू एब्जॉर्प्शन अपॉन टोटल क्यू प्लस क्यू ट्रांसमिटेंस डिवाइडेड बाय टोटल क्यू, ये वन आ रहा था, वन आ रहा था, हाँ वन ही आ रहा था। तो इसी को हमने क्या बोल दिया है, आर प्लस ए प्लस टी बराबर वन। इसका मतलब समझ में आ रहा है, आर प्लस ए प्लस टी का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ये चीज़ समझना जरूरी है बच्चों, है ना। जितना भी एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या फिर ट्रांसमिट हो रहा है वो सारा का सम वन होता है। इसका मतलब इन सारा का वैल्यू वन से तो कम ही होगा, तभी तो जुड़ जुड़ के वन बन गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसका वन हो जाए, इसका जीरो जीरो हो जाए, ऐसे भी होता है कभी कभी, देखेंगे आगे। और तो और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो इन सब का जो है, ये सारा डायमेंशनलेस होता है। ऑल पावर्स हियर आर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस किस लिए बच्चों, क्योंकि भाई ऊपर भी हीट एनर्जी लिखा हुआ है, ये जो क्यू जूल में, ये भी जूल में है नीचे, तो जूल जूल में है तो हट जाएगा ना, तो यूनिटलेस ही आ जाएगा, डायमेंशनलेस ही आ जाएगा। चलिए आगे और चीज़ें बताते हैं आपको। देखिए जो मैंने लिखा है पीछे, उसमें देखिए अगर कहीं पे ऐसा हो जाए, कहीं पे एक टोटल इंसिडेंट हीट गेट रिफ्लेक्टेड, हम क्या लिख रहे हैं बच्चों समझिएगा। अगर टोटल जितना हीट आया है ना ऊपर से, वो सारा रिफ्लेक्ट हो गया, ना ही वो ट्रांसमिट हुआ, ना ही वो एब्जॉर्ब हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बोला जाता है कि सारा रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब आर का वैल्यू वन हो गया, और ये एब्जॉर्प्शन हुआ नहीं जीरो, मतलब ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ, उसका वैल्यू जीरो। ओके, इसका मतलब आपको ये भी पता है कि एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और मैं क्या लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का वैल्यू वन होता है। ठीक है, ये हमें पता है,
लेकिन ये कब 1 होगा, जब ये दोनों 0 हो रहा है और ये 1 हो रहा है। आ रहा है समझ में? ये कब हो रहा है, जब ये दोनों का वैल्यू 0 हो रहा है। आप देख सकते हैं 0 हो रहा है ना। अगर ऐसा कहीं पे बोला जाए ना कि टोटल इंसिडेंट जो है रिफ्लेक्ट हो गया, तो वहाँ पे समझिएगा कि आर का वैल्यू 1 लेना है, बाकी इन दोनों का वैल्यू 0 लेना है, तभी ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है। एक और भी होता है कहीं कहीं पे, इफ टोटल इंसिडेंट हीट गेट ट्रांसमिटेड, जितना भी आया सारा पास ही हो गया भाई, सारा पास हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ट्रांसमिटेंस हो गया, तो ट्रांसमिटेंस का वैल्यू 1 है, और एब्जॉर्प्शन का हुआ ही नहीं 0 है, और रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं 0 है। इसका मतलब अगर टोटल ए प्लस आर प्लस टी का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब ये जो वैल्यू लिए हैं हम, इसका वैल्यू 0 होगा, तभी जाकर ये 1 होगा। ठीक है, चीज़ें बहुत आसान हो गई। इफ टोटल हीट coming on surface get absorb, है ना, वो जाकर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया, पूरा का पूरा सोख लिया उसने। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का वैल्यू 1 हो गया भाई, ट्रांसमिटेंस का वैल्यू 0 और रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, ए प्लस टी प्लस आर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। और ये इसी को केस को ब्लैक बॉडी बोल जाते हैं, इसी को तो ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ब्लैक बॉडी मतलब कि सारा का सारा उसने जितना भी हीट आया सारा ऑब्जर्व कर लिया भाई। परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी बोल सकते हैं इसको, है ना। परफेक्टली कुछ होता नहीं है, बस बोला जाता है किताबों में। आप समझ रहे होंगे बच्चों। इसीलिए तो ब्लैक बॉडी जो होते हैं ना, जो ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं हीट को। जितना भी सनराइज हुआ है, अगर मैं यहाँ पे काला कपड़ा पहन लूँ तो मेरे को ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि जब वो सारा हीट, सारा नहीं कुछ तो हीट एब्जॉर्व करेगा ही, सारा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। जो हीट इसने एब्जॉर्व करता है ना, वो कंपेयर टू लाइट शर्ट्स ज़्यादा होता है, मतलब वाइट कलर का और भी लाइट कलर होता है ना, स्काई कलर वगैरह, तो उनसे तो ज़्यादा इसने एब्जॉर्व किया, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा तो हमको ज़्यादा गर्मी लगेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए काला कपड़ा जो है समर सीजन में नहीं पहनना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब लाइट पहनना चाहिए बिल्कुल। देखिए, इमिसिव पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है बच्चों, ये यूज होगा, EM से इसको डिनोट करते हैं। इमिसिव पावर है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अलॉन्ग द नॉर्मल टू द एरिया। बिल्कुल, अगर कोई ऐसे है तो इससे बिल्कुल नॉर्मली रेडिएट हो रहा है ना, बिल्कुल नॉर्मली रेडिएट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हो रहा है 90 डिग्री पे। एनर्जी मतलब कि ये हीट एनर्जी है और कुछ नहीं है, हीट एनर्जी है ना। हीट एनर्जी को हम लोग क्यू भी बोलते हैं। तो इमिसिव पावर जो होता है डिफिनेशन के अनुसार जो होता है वो क्या होता है, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। इसके अनुसार जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन इस तरीके से आता है, आप समझ सकते हैं कि अगर हीट जो होता है, अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ा रहे हैं तो उसका हीट भी बढ़ाना पड़ेगा, और तो और उसमें टाइम भी बढ़ाना पड़ता है, ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा तभी तो उसका हीट बढ़ेगा, टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब हमने जब देखा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो प्रोपोर्शनलिटी T और A के आ रहा था, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमारे पास आया एक कांस्टेंट जो EM बोल दिया गया, इमिसिव पावर इंटू T इंटू A। तो यहीं से हमको पता चल गया कि इमिसिव पावर का वैल्यू जो होता है वो Q अपॉन TA हो जाता है ना। यहीं से हमको पता चल गया था। यही बच्चों इमिसिव पावर हो जाता है। इसको ऐसे समझिए ना, इसको ऐसे समझिए बच्चों। और ये क्या है, हीट है, ये हो गया टाइम, ये होगा एरिया, इस टाइप से बोल दिया जाता है। अब इमिसिव पावर है तो इसका भी कुछ यूनिट होगा भाई, ये उसकी तरह नहीं है, वो सब पावर की तरह, एब्जॉर्बिंग पावर और रिफ्लेक्टिंग पावर की तरह नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है उससे, है ना, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि इसका देख सकते हैं आप, EM जो है ना, उसका क्या आ जाएगा, ऊपर हीट है तो जूल में आ जाएगा, और नीचे टाइम है तो सेकंड में आ जाएगा, इंटू एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जूल पर सेकंड मतलब कि क्या होता है, पावर होता है। पावर को कैसे बोलते हैं, वाट में, तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसका चाहे तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ml/t - 2 डिवाइडेड बाई सेकंड है तो टाइम आ जाएगा, और नीचे मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, ये कट जाएगा,
तो ऐसे लिख सकते हैं एम टी के पावर -3 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन। देखिए ई एम का जो वैल्यू है ना वो कैसे डिपेंडेंसी करता है, कैसे डिपेंड करता है, ये समझिए ना। ई एम जो है ये जो क्या है, इमिसिव पावर है। तो ये पावर क्या बताता है, ये भाई अगर परपेंडिकुलरली जितना ज़्यादा यहाँ पे हीट रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, परपेंडिकुलरली ऐसे है ना, परपेंडिकुलरली हो रहा है, उतना ज़्यादा इसका इमिसिव पावर भी होगा। लेकिन ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आया। कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, जब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं तो वो बस नेचर ऑफ ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ मटेरियल है ना, सब्सटेंस जो है, जो भी सब्सटेंस अप्लाई है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है भाई। और तो और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। ये एक अच्छा फैक्ट है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और देखा गया है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अगर आपने ई एम का वैल्यू देखे टेम्परेचर, तो टी के पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। अगर आपने टेम्परेचर बस 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है तो उसका ई एम का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस के पावर 4 से बढ़ जाएगा भाई। आ रहा समझ में, इस टाइप से बढ़ता है, बहुत एक्सपोनेंशियली टाइप, एक्सपोनेंशियल नहीं मतलब बहुत फास्ट ग्राफ इसका राइज होता है, ऐसे देखा गया है हमारे पास। ठीक है, बोलेंगे सर इसमें सारा तो देखा गया, आप खुद से कुछ बताया ही नहीं यार। देखा ही गया है बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही ये चीज़ें आ रही है, इसी कारण मुझे भी वैसा ही बताना पड़ रहा है। इसमें मैं क्या आपको बताऊँ, चीज़ें ऐसे ही किताबों में भी बता रखा है ना, कि इमिसिव पावर को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऐसे उसमें चीज़ें वैरी होती है। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, बस इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। इसको ई लेमडा से भी डिनोट करते हैं ना। इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब कि लेमडा है ना, रेंज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, मतलब ई लेमडा को बस ऐसे ही डिफाइन कर दिया गया है। जब इमिसिव पावर जो ई एम आ रहा था उसको पर यूनिट लेमडा कर दीजिए, सिंपल, यही करना ही है। तो कहीं कहीं पे लिखा जाता है अगर छोटा सा ई एम लिखना है, मतलब डी ई एम कितना होगा, छोटा सा इमिसिव पावर इक्वल टू ई लेमडा टाइम्स डी लेमडा हो जाता है। अगर डी लेमडा का फंक्शन में दे रखा है, लेमडा के फंक्शन में, जीरो से हम लोग इसको इन्फिनिटी तक डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ऐसे ही करते हैं तो आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है, ई लेमडा का वैल्यू जो आ जाता है वो डेल्टा ई एम अपॉन डेल्टा लेमडा आ जाता है। तो इस टाइप से कहीं कहीं पे ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है, कुछ ये है नहीं बच्चों, बस जितना आपके पास इमिसिव पावर आया ना उसको लेमडा से डिवाइड कर दीजिए, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। जनरली ये चीज़ आती नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं यार। ये टर्म्स बस ऐसे ही हो जाता है। इमिसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इमिसिविटी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला जाता है ई का वैल्यू जो होता है टोटल इमिसिव इमिसिव का स्पेलिंग मैं भूल गया, डबल एस आई भी होता है ना, ई एम आई डबल एस आई भी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ टेकन बॉडी, जो हम बॉडी कंसिडर कर एट टेम्परेचर टी, और नीचे लिखते हैं टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। यहाँ पे भी टेम्परेचर टी पे ही कंसिडर करते हैं, लेकिन वो ब्लैक बॉडी है तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो इस तरीके से ऐसे डिफाइन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ई जो आ जाता है, ई का वैल्यू वो टोटल इमिसिव पावर के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, मतलब कि ई ऑफ जो मटेरियल हमने लिया है अपॉन ई ऑफ ब्लैक बॉडी आ जाता है। ठीक है भाई, इस टाइप से हम लोग डिफाइन कर दिया। अगर कहीं पे अगर इफ़ देखा जाए, इफ़ ब्लैक बॉडी जो है, यदि ई का वैल्यू 1 हो जाए, ब्लैक बॉडी में ई का वैल्यू जो होता है अगर 1 हो जाए, तो इसका मतलब ई ऑफ ब्लैक बॉडी और ई ऑफ मटेरियल बराबर हो जाता है। इस केस में बोला जाता है बॉडी विल बिहेव लाइक ब्लैक बॉडी, है ना, ऑल हीट एब्जॉर्ब्स।
इस टाइप से अगर बिहेव करने लगे तो समझिएगा कि ई का वैल्यू 1 हो जाता है। हमें पता है ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है, ए का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी और उसका मटेरियल का एब्जॉर्प्शन दोनों का सेम है, इमिसिव पावर, इसका मतलब ई का भी वैल्यू 1 हो जाता है और वो बॉडी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, जनरली यही होता है बच्चों, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा। बट जनरली नहीं होता ये, मैं सॉरी गलत बोल दिया, जनरली नहीं होता है ये, बस ब्लैक बॉडी के केस में होता है अगर ई का वैल्यू 1 है ना। लेकिन जनरली यहाँ पे होता है, जनरली ई का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है भाई, है ना। क्योंकि पूरा कभी बॉडी इमिसिविटी ऑफ किसी बॉडी का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब वो पूरा तरीका से 0 नहीं हो सकता है और पूरा तरीका से 1 नहीं हो सकता है, मतलब पूरा तरीका से ब्लैक बॉडी की तरह भी वो बिहेव नहीं कर सकता है। इसीलिए बस टर्म है, याद रखना, ठीक है, यूज होगा। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, मैंने पीछे बता दिया परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में। द बॉडी विच absorb all heat radiation, सारा का सारा, मतलब ए का वैल्यू 1 हो जाता है और रिफ्लेक्टेंस का वैल्यू 0 और ट्रांसमिटेंस का वैल्यू 0 हो जाता है। मैंने यही तो बताया पीछे कि वही उसी को परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोल देते हैं। परफेक्टली तभी बोलेंगे जब ए का वैल्यू 1 हो जाए टोटल भाई, है ना। इसीलिए इसको ऐसे यूज किया जाता है। ऐसे प्रैक्टिकली देखें ना, नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल टू मेक ब्लैक बॉडी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें हो ही जाता है दिक्कत। मतलब कि परफेक्टली टोटल जितना हीट गया वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई कहीं पे। लेकिन हम बताने के लिए ये बता सकते हैं ना, बताने के लिए तो बता सकते हैं ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं ना कि जो सन है, जैसे सन से, सन छोड़िए बच्चों, अगर कोई मटेरियल है और वो ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है, ए बॉडी इज एक्टिंग एज ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी की तरह वो एक्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा भाई, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब कर तो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा, है कि नहीं। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर उसका राइज होता जाएगा, और टेम्परेचर अगर उसका राइज होते होते बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, देन इफ इट्स टेम्परेचर राइज टू मच, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इमिट करता है, इमिट्स ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन। इस सन में भी तो देख सकते हैं, सन जो है, वो सन जो है आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ तो सन भी तो हर एक टाइप का रेडिएशन इमिट कर रहा है कि नहीं सर। सन हर एक टाइप का रेडिएशन इसलिए इमिट कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत हाई टेम्परेचर है, लगभग 6000 केल्विन के आसपास होता है ना भाई, 6000 केल्विन के आसपास होता है। तो बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना, ये बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण ऐसा होता है। बोल सकते हैं कि सन एक ब्लैक बॉडी है, बोला जा सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टी है, अगर आपने बहुत उसको हीट कर दिया तो वो हर एक टाइप का रेडिएशन इमिट करता है, तो वो यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ठीक है, हो गया। चलिए, अगर हम प्रैक्टिकली कहीं कभी अगर बनाना चाहते हैं ब्लैक बॉडी, तो हम बनाते हैं फेरी ब्लैक बॉडी, क्योंकि अभी तक पॉसिबल यही है कि हम फेरी ब्लैक बॉडी को समझते हैं कि बहुत अच्छा ये ब्लैक बॉडी है। कैसे? क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो हम कांट रियलाइज्ड, है ना, कांट रियलाइज इन प्रैक्टिस। बिल्कुल नियरेस्ट एग्जाम्पल जो इसके है वो हम बोलते हैं वो फेरी ब्लैक बॉडी है। क्या करते हैं इसमें, डबल वर्ल्ड इवैक्यूएटेड स्फेरिकल कैविटी बना देते हैं, जिसमें कि इनर वाल होता है जो ब्लैक से पेंट कर दिया जाता है, ये पूरा ब्लैक रहता है ना बच्चों। अब ब्लैक में कहाँ से लाऊं, अच्छा यहाँ से, ये पूरा है ना, ये पूरा ऐसे ऐसे ब्लैक रहता है भाई, ब्लैक कोटेड रहता है, ऊपर से भी पूरा ऐसे ब्लैक रहता है, और बीच में इवैक्यूएटेड रहता है वैसा। अगर यहाँ से अगर छोटे से होल से अगर हमने लाइट पास कर दिया भाई ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, अगर ऐसे पास करेंगे तो फिर ऐसे ही आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे देते हैं ताकि इधर लाइट हो जाए रिफ्लेक्ट।
तो ये जिस तरीक़े से ऐसे आता है ना, इस सारा इसके अंदर ही अगर घूम रहा है लाइट, तो इसका मतलब क्या है, सारा हीट एब्जॉर्ब, सारा लाइट एब्जॉर्ब हो गया, यही तो इसका मतलब है। लेकिन अंदर काला ही होता है ताकि लाइट आते हैं तो उसके साथ हीट भी एब्जॉर्ब होता रहे अंदर ही। तो ये हमने ऐसा सोच लिया कि ये बहुत अच्छा परफेक्ट ब्लैक बॉडी फॉर प्रैक्टिकल यूज है ना, प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत अच्छा ब्लैक बॉडी हो जाता है, ऐसा हम समझते हैं। चीज़ें सिंपल है यार, मैंने बस थ्योरी ही बताया, आप बोर हो गए होंगे, कोई बात नहीं, बोर होना भी कभी कभी चलता है बच्चों, ठीक है। तो बोर नहीं होना है भाई, बोर होने से क्या होगा, बस चीज़ें बस ध्यान रखना है बच्चों। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि थ्योरी बता दे रहे हैं, है ना, बस थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखिएगा, यूज होता है ना इसीलिए। आगे क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आए। चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके।